चांदगढ़ में मेरे शुरुआती दिनों का दोस्त था नीरज कौशिक। घुंघराले बालों वाला उसका सांवला चेहरा मुझे आज भी याद है। संगमरमर के बजाय काले ग्रेनाइट के पत्थर को तराश कर अगर डेविड की मूर्ति को कोई बनाता तो वो हिंदुस्तानी डेविड नीरज जैसा लगता। नीरज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। नीरज के पिताजी ने रिटायर्ड होने के पहले लखनऊ के अलीगंज में अपना मकान बनाया था। नीरज से दोस्ती होने के बाद जब भी लखनऊ जाना होता था तो मैं नीरज के घर ही ठहरता था। इस तरह धीरे धीरे मैं उस परिवार का एक सदस्य सा बन गया था। मैं उसके बड़े भाई की शादी में बारात में शामिल था तो छोटी बहन की शादी में परिवार के सगे जैसा ही उनके साथ था। नीरज कौशिक के बड़े भाई साहब मर्चेंट नेवी में थे जो बाद में कनाडा में बस गए थे। नीरज की कंपनी का कोई बड़े पाए का एक अमेरिकन अफसर हिंदुस्तान आया था और उसने बनारस के बारे में इतना सुन रखा था कि वो एक सप्ताह बनारस में रहने का प्रोग्राम बनाकर ही अमेरिका से चला था। बनारस में साहब बहादुर की खिदमत की जिम्मेदारी नीरज पर थी। नीरज अपने अमेरिकन साहब के काशी दर्शन के नायाब फरमाइशों से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। मणिकर्णिका घाट के आसपास की गलियों की दुकानों से खुरचन रबड़ी का आनंद लेने के बाद रात के 3 बजे से सुबह होने तक अगल बगल जलती बुझती चिताओं के बीच बैठे दोनों गांजा के चिलम में दम लगाते रहे और उसी शमशान वैराग्य की आध्यात्मिक आलोचनाओं के बीच कहीं नीरज ने कनाडा जाकर नौकरी करने की इच्छा भी जाहिर कर दी थी। साहब ने 2 दिन और रुककर सारनाथ में सर झुकाया तो नंगे पैर विश्वनाथ जी से भी मिला। दशाश्वमेध में नदी में दीप बहाए और खां साहब की शहनाई सुनने बेनिया बाग भी गया। फिर गर्मजोशी से नीरज से हाथ मिलाकर बावतपुर से उड़ लिया अपने मुल्क की ओर। शमशान में गांजे के नशे में नीरज ने साहब से क्या कहा था वो खुद ही भूल चुका था, पर कुछ ही दिनों में साहब का शानदार लिफाफा आया था जिसके अंदर नीरज की मेहमान नवाजी के लिए ढेरों शुक्रिया से लदे खत के साथ नीरज के कनाडा तबादले की खुशखबरी भी तहा कर धरी थी। नीरज के कनाडा चले जाने के बाद भी नीरज और उसके परिवार के साथ मेरा रिश्ता बना रहा। नीरज के साथ शुरू में महीने 2 महीनों में खतों का आना जाना होता था। फिर नए साल की शुभकामनाएं देने लेने तक ही रिश्ता भले ही सिमट गया था, पर लखनऊ में मैं जब भी जाता था तो अंकल आंटी के साथ जरूर मिलता। आंटी जी एक आम हिंदुस्तानी परिवार की माँ जैसी खामोश महिला थी। उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था और पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। रात को जब सब सो जाते तो आंटी देर तक पढ़ती थीं। साहित्य और किताबों की इस नायाब दुनिया से मुझे आंटी ने ही परिचित कराया था। कई किताबें ऐसी होती हैं जिनके शुरू के पन्ने किताब से फटकर खो चुके होते हैं और इसीलिए उस किताब को कोई पढ़ना नहीं चाहता, पर अचानक अगर कहीं वे खोए हुए पन्ने मिल जाएं तो एक समूची कहानी सामने आ जाती है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आंटी ही मेरे लिए एक ऐसा उपन्यास बन जाएंगी जिसके शुरू के बहुत सारे पन्ने किताब से जुदा होकर न जाने कब कहाँ खो गए थे। इस बीच नीरज कौशिक ने कनाडा में नौकरी छोड़कर अपने भाई के साथ टोरंटो में एक बड़ा रेस्तरां खोल लिया था और बहुत ही जल्दी वो रेस्तरां शहर में काफी प्रसिद्ध भी हो गया था। दोनों भाई कनाडा के झंडे को छूकर शपथ लेकर कनाडा के नागरिक भी बन चुके थे। अंकल आंटी भी सोच रहे थे कि क्यों न लखनऊ से नाता तोड़कर बाकी जिंदगी कनाडा में ही रहा जाए। मेरा भी इस बीच चांदगढ़ से इलाहाबाद तबादला हो गया था। तभी एक दिन आंटी का फोन मिला। वो इलाहाबाद आना चाहती थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब ये पता चला कि आंटी अकेले ही आ रही हैं और कल ही आ रही हैं। मैं दूसरे दिन वक्त पर उन्हें स्टेशन लेने पहुंचा। आंटी रात भर के सफर के बाद लखनऊ से इलाहाबाद पहुंची थी। थोड़ी थकी लग रही थी। अशोक, पहली बार इलाहाबाद आ रही हूँ। यहाँ तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पहचानती, इसीलिए तुम्हें ही तकलीफ देनी पड़ी।
मेरे एक रिश्तेदार नहीं, परिचित कह सकते हो, यहाँ टैगोर टाउन में है। सुना है बहुत बीमार है, सो उनसे मिलने चली आई। आज रात ही वापस लखनऊ लौट जाऊंगी। ठीक है, पहले घर चलते हैं, आप थोड़ा आराम कर लें, फिर आप जहाँ कहेंगी ले चलूंगा। पर आंटी मेरे घर मुश्किल से आधा घंटा ही रुकी थी। बेटा, वहां पहुंचने में कहीं देर न हो जाए, सुना है उनके पास वक्त बहुत कम बचा है। आंटी ने मुझे एक लिफाफा देते हुए कहा था, पता इस पर लिखा है, यहीं चलना है। टैगोर टाउन के जिस मकान का पता लिखा था, उसे खोजने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बड़े से फाटक को पार कर हमें अंदर आते देख एक नौकरनुमा आदमी ने हमसे पूछा, साहब किनसे मिलना है? चूंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने आंटी की ओर देखा। आंटी ने कहा, सरला से कहो मीनू आई है। हमें अंदर एक कमरे में बैठाकर वो आदमी अंदर किसी सरला जी को बुलाने गया। मैंने देखा आंटी की आंखें भीगी थीं। आंटी के साथ इस मकान में जब मैं दाखिल हुआ था, तब सुबह के 9:15 बज रहे थे। जब फफक कर रोती हुई आंटी को लेकर उस मकान के बाहर आया, तब शाम ढल चुकी थी। इन 10 घंटों के बीच मैंने मानो कई लोगों के अतीत के कई 100 पन्नों का इतिहास पढ़ डाला था, और इस दौरान हजारों मीलों का लंबा सफर भी तय कर लिया था उनके साथ। वो समय उस मोहल्ले के बचपन का था। सरकार की ओर से शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों को इस इलाके की जमीनें बेची गई थीं। जमीनें सस्ती मिली थीं, इसलिए लोगों ने जस तस अपना अपना मकान बनाकर जल्द ही इस इलाके को आबाद कर दिया था। बच्चों के खेल के लिए एक बड़ा मैदान जरूर था, पर मोहल्ले में तब ढेरों जमीनें खाली पड़ी थी, सो बच्चे जहाँ खेलने लगते वो ही उनके लिए खेल का मैदान बन जाता। पर ऐसा नहीं था कि इस मोहल्ले में सब बच्चे ही थे। जवान होने की ताक में कुछ लड़के लड़कियां भी थे। इस मोहल्ले के बचपन में पहली शादी जायसवाल मास्टर की बेटी की हुई थी। पहली बार इस मोहल्ले से निगम साहब की बूढ़ी माँ की अर्थी उठी थी। पहली बार इस मोहल्ले में यादव जी के घर बच्चा पैदा हुआ था। मोहल्ले का मोहम्मद रफी जैसा गाने वाला मोहन ही पहला लड़का था जिसकी साइकिल चोरी हो गई थी, और इस मोहल्ले का पहला प्रेम मीनू और दीपक के बीच हुआ था। 102 डिग्री बुखार से तप रहे मीनू के हाथ को पकड़कर दीपक ने कहा था, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम करोगी मुझसे? मीनू ने हाँ कहा था। दोनों कक्षा 7 में थे तब। कक्षा 12 पास कर दोनों ने कॉलेज में एक साथ दाखिला लिया था। इन दोनों के रिश्ते में ऐसी कोई बात नहीं थी कि जाड़े की धूप सेकते हुए, मटर छीलते, स्वेटर बुनते या आलू पापड़ सुखाते हुए मोहल्ले की चाची काकियां कोई सरस कहानी बुन पाती। अंग्रेजी में एक कहावत है, द होल वर्ल्ड लव्स द लवर्स। हिंदी में एक कहावत मौजूद है या नहीं ये नहीं जानता, पर पूरा मोहल्ला मीनू दीपक के प्यार से प्यार करता था। पर तभी मीनू के पिताजी सीतापुर के कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए और उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ और कैसे हुआ, ये अब उस पुराने पड़ गए मोहल्ले के नए बाशिंदों को पता नहीं। पर दीपक की बहन सरला ने 40 सालों के इस लंबे समय में मीनू के साथ रिश्ता बनाए रखा था। दीपक ने शादी नहीं की थी और पिछले 3 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। सरला जी आंटी से लिपट गईं और बोली, मैं आज ही भैया से कह रही थी, इतने दिन रुका है तो 1-2 दिन का और वक्त दे दे। मीनू को खत मिलते ही जैसे भी हो वो आएगी जरूर। आंटी जी ने पूछा, क्या इतना बीमार है दीपक? मैंने तुझे खत में नहीं लिखा था, टर्मिनल। इतना कहते हुए सरला जी पास की कुर्सी पर बैठ गईं। आंटी भी उनका हाथ थामे थोड़ी देर उनके बगल में बैठ सिसकती रहीं। इस मकान की दूसरी मंजिल के एक बड़े कमरे में दीपक जी लेटे हुए थे। आंटी को देखकर उन्होंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर उठ नहीं सके। सरला जी और मैंने उन्हें सहारा देकर धीरे धीरे बिस्तर पर बैठाया। न जाने क्यों मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। आंटी, मैं बाहर हूँ, जब जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा।
पर आंटी शायद मेरी बात सुन नहीं पाई। मैं फिर उस कमरे में लौट आया था जहां इस मकान में आने के बाद मैं और आंटी सरला जी से मिले थे। मैं टेबल पर रखे अखबार उठाकर उसे पलटने लगा। फिर अलमारियों में धरी किताबों को देखते हुए मैं आज सुबह से हुई सब घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करने लगा। काफी देर बाद सरला जी आई। आपको हमारे लिए परेशान होना पड़ा। इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं? कब से रह रहे हैं? नीरज से कब से मुलाकात है? आदि कुछ औपचारिक बातों के बाद सरला जी मुझे लेकर अतीत के लंबे सफर को पार कर कानपुर के उस मोहल्ले पहुंच गई जो उन दिनों अपने बचपन से जवान हो रहा था। सरला जी मानो नींद में चल रही थी और रह रह कर राह भी भटक रही थी। अतीत का सफर शायद ऐसा ही होता है, पर मैं इस मकान के दूसरे कमरे में आंटी और दीपक जी के बीच ठहरे हुए वर्तमान को समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही न जाने कब दिन ढलकर शाम हो गई। मैं दीपक जी को नमस्कार कर जब आंटी जी को लेकर उस मकान के बाहर आया था तब रात हो चुकी थी। मकान के फाटक पर खड़े सरला जी और आंटी काफी देर तक बातें करती रहीं, रोती रहीं। हम स्टेशन समय से पहुंचे थे पर ट्रेन कुछ लेट थी। मुझे यकायक इस बात का एहसास हुआ कि सुबह जब से आंटी दीपक जी के कमरे में दाखिल हुई थी तब से अब तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी, पर इससे मुझे बुरा नहीं लगा। ट्रेन में चढ़ने के पहले जब मैंने आंटी के पैर छुए तो आंटी ने अपनी थकी हुई आवाज में कहा, आज की बात अंकल या नीरज से कहने की जरूरत नहीं। मुझे लगा कि दीपक जी, आंटी और सरला जी के छोटे से घेरे में कहीं मैं भी शामिल हो चुका था। जीवनपुर हाट जंक्शन कोई स्टेशन का नाम ही नहीं, एक रंगमंच भी रहा है मेरे लिए। यहाँ अनवरत चलने वाले नाटकों के स्क्रिप्ट लिखने वाले के हुनर को तो देखिए। क्या मजाल है कि आप एक दृश्य को देखते हुए अगले दृश्य की होनी को भांप सकें। दीपक जी के लिए इस नाटक में और ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उस रात जब मैं और आंटी टैगोर टाउन से स्टेशन पहुंचे थे, दीपक जी के जीवन के अंतिम दृश्य पर पर्दा तभी गिरा था। जीवनपुर हाट जंक्शन के नाटककार को शुक्रिया कि दीपक की जिंदगी के अंतिम कुछ घंटे में अपनी मीनू से मिल सके थे, वरना चाहते तो पर्दा एक दिन पहले भी गिरा सकते थे।